वेलकम एवरीवन। वेलकम इन द सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग लेक्चर्स। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग और उसकी काफ़ी सारी टर्म्स को डिस्कस किया। तो अब आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वालिटी की टाइप्स क्या होती हैं। तो बिना देर किए जो है वो लेट्स मूव टूवर्ड इट। सबसे पहले जो है वो हमारे पास है फंक्शनल क्वालिटी। ठीक है, यहाँ से इसका कर्सर अगर ओके सबसे पहले हम देखेंगे कि जो फंक्शनल क्वालिटी है वो क्या होती है। तो अ मेजर ऑफ व्हाट द सॉफ्टवेयर डज वर्सेस व्हाट इज सपोज टू डू। तो अगर पहले मैं आपको बताऊं कि फंक्शनल क्वालिटीज़ और नॉन फंक्शनल क्वालिटीज़ क्या होती हैं, या फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिस्क्राइब व्हाट द सिस्टम डू एंड नॉन फंक्शनल डिस्क्राइब हाउ इट विल डू। मेरे सिस्टम में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं या वो क्या क्या परफॉर्म करेगा, ये उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। और किस तरह से किया जाएगा वो फेजेस को एक्सप्लेन करना, वो है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। तो जैसा आपने देखा कि फंक्शनल क्वालिटी में आप मेजर करते हो कि आपका सॉफ्टवेयर क्या करेगा वर्सेस व्हाट इज सपोज टू डू, कि आपका सॉफ्टवेयर को क्या करना चाहिए था और वो क्या कर रहा है। ठीक है, मेरे सॉफ्टवेयर को चाहिए था कि एफिशिएंटली जो है वो वर्क करे, तो क्या वो एफिशिएंटली वर्क कर रहा है या नहीं, ये चीज़ों को मैं फंक्शनल क्वालिटी में चेक करूंगी। नॉन फंक्शनल क्वालिटी में मैं देखूंगी हाउ वेल इट डज वर्सेस हाउ वेल इट्स सपोज टू डू, कि मेरे सॉफ्टवेयर को कितना अच्छे से यह काम करना चाहिए था और वो कितना अच्छे से ये कर रहा है। मैंने उसका लेवल रखा है 10, कि उसको 10 लेवल तक अच्छे से 10 लेवल तक करना चाहिए था। क्या वो वाकई 10 लेवल तक कर रहा है या नहीं। तो ये चीज़ें नॉन फंक्शनल क्वालिटी में देखी जाएंगी कि हाउ वेल इट डज, कि कितना अच्छे से कर रहा है। लेटेंट क्वालिटी a measure of how well it will continue to do it in future। लेटेंट क्वालिटी में मैं देखूंगी कि अगर मेरा जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसकी फंक्शनैलिटीज़ हैं कि वो रिलायबल है, एफिशिएंट है, तो क्या वो फ्यूचर में कितनी देर तक जो है वो इस अपने स्टैंडर्ड्स को जो है वो मीट कर पाएगा। तो ये उसकी लेटेंट क्वालिटी होगी कि वो फ्यूचर में कितना उसको लेके चलता है। प्रोसेस क्वालिटी, कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस बेसिकली ऊपर से लाइन बेशक आप रहने दें कि द डिग्री टू विच डिफाइंड प्रोसेस वर फॉलोड एंड कंप्लीटेड, कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स में जो हैं वो 10 प्रोसेस डिफाइन थे, तो क्या आपने वाकई अपनी इम्प्लीमेंटेशन में 10 के 10 प्रोसेस को डिफाइन करके कंप्लीट किया, या आपने उनमें से कुछ छोड़ दिए। तो यहाँ प्रोसेस क्वालिटी को देखा जाएगा कि जो डिजायर्ड प्रोसेसेस थे क्या वो कंप्लीटेड हैं या वो अनकम्प्लीट छोड़ दिए गए हैं। प्रोडक्ट क्वालिटी में आप देखेंगे कि द डिग्री टू विच डिवेलप सॉफ्टवेयर मीट्स द डिफाइंड रिक्वायरमेंट, कि जो प्रोडक्ट है क्या वो रिक्वायरमेंट की जो है वो मीट कर रहा है डिमांड के नहीं। कि अब जो एक आईफोन्स हैं उनका ट्रेंड बेसिकली सिक्योरिटी वाइज अच्छा है और कैमरे वाइज जो है वो बहुत अच्छे हैं। लोग उसके कैमरे और उसकी सिक्योरिटी के लिए आईफोन्स जो है वो परचेज करते हैं। तो अगर आईफोन है उसमें ये दो ही फीचर्स अवेलेबल नहीं होंगे, तो उसका मतलब तो है कि उसने अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा ही नहीं किया, तो उसकी तो क्वालिटी गिरेगी। तो इन चीज़ों को देखना, ठीक है, हम प्रोडक्ट क्वालिटी में देखेंगे। एंड क्वालिटी इन यूज, द डिग्री टू विच प्रोडक्ट इज फिट फॉर पर्पस व्हेन एक्सपोज टू पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूज, कि कितना यूजफुल रहता है। ठीक है, जैसे आईफोन की अभी हम बात कर रहे थे कि सिक्योरिटी वाइज अच्छा है, कैमरा वाइज बहुत अच्छा है, ठीक है, लोग बहुत पसंद करते हैं, कुछ ब्रांड वाइज भी बहुत अच्छा है। तो प्रोडक्ट इज फिट फॉर पर्पस, तो क्या वो उस मकसद के लिए फिटफुल था या नहीं। क्या उसके कैमरा ने, उसकी सिक्योरिटी ने वो रिक्वायरमेंट्स या वो गोल अचीव किया जो उन्होंने सेट किया था जब उसको टारगेट ऑडियंस में दिया गया। तो ये हम क्वालिटी इन यूज में देखेंगे। अब हमारे पास मल्टीपल कॉस्ट हैं, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में जो है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं। हमारे पास जो है वो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में वो कॉस्ट, ठीक है, कि अगर मैंने एरर को ट्रेस किया, ठीक है, उस एरर को जो है वो मैंने ढूंढा, ठीक है, मैंने उस पर वर्क किया, मैंने उसको सॉल्व किया, इस सारे काम करने पे जितना मुझे कॉस्ट लगा वो मेरी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है। वो इसलिए क्योंकि मेरा प्रोडक्ट बन चुका हुआ था, उसमें क्वालिटी वाइज कुछ फ्लॉज थे, मैंने उन क्वालिटी वाइज फ्लॉज को ठीक करने के लिए ये सब फेजेस कंप्लीट किए हैं। तो इसका मतलब है कि वो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी आएगी। वंस अगेन मैंने अपने एरर को पहले सर्च करना है कि मेरे सिस्टम में क्या एरर है, अपने एरर को ट्रेस किया, अपने एरर को सॉल्व किया, ठीक है।
तो इस पर जो कॉस्ट आई वो सारी थी मेरी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। इसमें दो चीजें आ सकती हैं, ठीक है, या मुझे रिवर्क करना पड़ सकता है या रीस्टार्ट करना पड़ सकता है, रीटेस्ट करना पड़ सकता है कंपोनेंट को। तो जो रीवर्क है मतलब मुझे शुरू से सारा काम करना पड़ेगा, तो उसमें ज़्यादा कॉस्ट लगेगी। जो रीटेस्ट करना है किसी कंपोनेंट को, तो वो ये है कि मैं सिंपल उसको टेस्ट करूँगी, फ्लॉज वगैरह देखूंगी एंड ऑल दैट थिंग। हमारे पास कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में 3 तरह की कॉस्ट आती है। पहली होती है प्रिवेंशन कॉस्ट, दूसरी होती है अप्रेजल कॉस्ट, तीसरी होती है फेलियर कॉस्ट, ठीक है। तो जो फेलियर कॉस्ट है उसमें हमारे पास जो है वो 2 तरह की कॉस्ट आती है। एक होती है इंटरनल फेलियर कॉस्ट और एक होती है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। वन बाय वन हम इन तीनों को देखते हैं। प्रिवेंशन कॉस्ट, generally most effective way to manage quality cost is to avoid having defect in the first place. प्रिवेंशन कॉस्ट हम इसलिए लगाते हैं, वो कॉस्ट के फ्यूचर में बड़े एरर और बग से बचने के लिए जो कॉस्ट हम शुरू में लगा देते हैं ना, वो हमारी प्रिवेंशन कॉस्ट होती है। ये सपोर्ट करती है एक्टिविटीज को whose purpose is to reduce number of defect from occurring. हम ऐसी एक्टिविटीज के ऊपर कॉस्ट सर्व करते हैं ताकि डिफेक्ट अकर हो ही ना, ठीक है। ये लाइन बहुत सूटेबल है कि किल देम बिफोर दे कॉस्ट यू। अपने एरर्स को वहीं पर बिगिनिंग में पकड़ लो तो आपकी कॉस्ट कम से कम लगती है, ठीक है। तो उधर ही उसको ट्रेस करवाना, उसको ऊपर कॉस्ट जो है वो सर्व करना, वो हमारी प्रिवेंशन कॉस्ट होती है। ये क्वालिटी प्लानिंग पे, टेस्टिंग इक्विपमेंट पे, स्टाफ की ट्रेनिंग पे, इम्प्रूवमेंट प्रोसेस पे, ठीक है, इन सब पे जो आप कॉस्ट लगाते हो ये आपकी प्रिवेंशन कॉस्ट होती है। आप डिफेक्ट्स को रिड्यूस करते हो, प्रॉपर मेथड बताते हो, ठीक है, सॉल्व करने का एरर, और क्वालिटी वाइज या इक्विपमेंट वाइज अपने स्टाफ को ट्रेन करते हो, ठीक है। जस्ट सपोज मैंने अपना एक प्लेटफॉर्म है न्यू वाला इंट्रोड्यूस करवाया और मेरे जो स्टाफ है उसको उस प्लेटफॉर्म का कोई खास इतना नॉलेज है नहीं, तो बजाय इसके कि मैं पहले पैसे बचा लूँ, मैं कहूँ कोई बात नहीं, मैं इनको गाइड कर लूँगी, ये कर लेंगे, नॉट अ बिग डील, और एंड पे जाके वो मैनेज ही ना कर पाएँ और टाइम भी मेरा बहुत लग गया हुआ है, ठीक है, मेरी कॉस्ट भी लग गई हुई है, तो तब डबल कॉस्ट लगेगी, नुकसान ज़्यादा होगा। तो बेहतर नहीं कि मैं अपने स्टाफ की ट्रेनिंग के लिए उसको किसी इंस्टीट्यूट भेज दूँ, किसी को हायर कर लूँ, कॉस्ट यूज़ करके अपने स्टाफ को ट्रेन करूँ कि इस प्लेटफॉर्म को ऐसे यूज़ करना है, ठीक है, ऐसे ऐसे काम करना है। तो ये होती है प्रिवेंशन कॉस्ट, कि फ्यूचर में होने वाले एरर से बचने के लिए आप जो स्टार्टिंग में कॉस्ट इन्वेस्ट करते हो वो होती है आपकी प्रिवेंशन कॉस्ट। सेकेंड पे आ जाती है अप्रेजल कॉस्ट। तो बेसिकली अप्रेजल कॉस्ट क्या होती है कि आप जो इवेल्युएशन, मेजरिंग या ऑडिटिंग प्रोडक्ट को जो है ऑडिट करने के लिए प्रोडक्ट को कॉस्ट लगाते हो, वो अप्रेजल कॉस्ट होती है, द कॉस्ट एसोसिएटेड, ठीक है। इसका आसान लफ्जों में अगर मैं आपको कहूँ कि जो टूल्स वगैरह, ठीक है, हम लेते हैं, या फिर कुछ ऐसे होते हैं ना सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि पेड होते हैं, उन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू आप क्वालिटी इंश्योर कर सकते हो, उन सॉफ्टवेयर को खरीदना, ठीक है, और ऐसे टेस्टिंग इक्विपमेंट्स लेना जिसके थ्रू आप अपने जो सॉफ्टवेयर या अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी देख सको, उस पर पैसे खर्च करना अप्रेजल कॉस्ट होती है। इसकी मेरे ज़हन में एक ही एग्जांपल आ रही है, वो जो RJ45 होता है, इथरनेट केबल जो आपकी इंटरनेट की होती है। आप जब उसको मतलब बनाते हैं ना, उसके अंदर आप वायर्स का जो है वो प्रॉपर एक सीक्वेंस कलर सेट लेके आप उसको जो है वो लगाते हो। RJ45 में जब प्रॉपर सीक्वेंस में सेट करते हो तो आप एक इक्विपमेंट होता है, ठीक है, आप एक टेस्टर होता है, उस टेस्टर में डालते हो उसकी दोनों साइड। अगर वो टेस्टर में मतलब सेंडर और रिसीवर साइड ओके कर दे तो इसका मतलब आपने काम ठीक किया। अगर वो काम ना करे सही से, मतलब वहाँ कोई एरर दिख जाए कि मतलब एक सही नहीं गया, 2 सही नहीं गया, तो मतलब आपके काम में फॉल्ट आ जाता है। तो ये बेसिकली हमारे पास होता है टेस्टिंग इक्विपमेंट्स, जो कि अलग अलग तरह के हो सकते हैं। तो उन पे जो कॉस्ट आप सर्व करते हो या टेस्टिंग के फेज पे जो कॉस्ट सर्व करते हो वो आपकी अप्रेजल कॉस्ट होती है। फेलियर कॉस्ट, पहली कॉस्ट थी प्रिवेंशन की, मतलब आप बचा रहे थे कि कोई मसला ना हो जाए, उससे बचने के लिए शुरू में आपने कॉस्ट सर्व कर दी, वो थी प्रिवेंशन कॉस्ट। अप्रेजल कॉस्ट भी एक तरह की प्रिवेंशन कॉस्ट में ही थी, लेकिन उसमें आपने ये देखा कि आपने टूल्स यूज़ किए ताकि शुरू में ही चेक कर लिया जाए कि इसमें कोई मसला तो नहीं होगा, ठीक है, उसको देख लेना कि हाँ यहाँ पर ही फेस है, मैं इसको ठीक कर लूँ। लेकिन जो फेलियर कॉस्ट होगी वो इस तरह से होगी कि मेरा प्रोडक्ट फेल हो गया। कैसे फेल हुआ? वो रिक्वायरमेंट्स पे मीट ही नहीं किया कि जो रिक्वायरमेंट्स रिक्वायर्ड थी या जो यूज़र ने मांगी थी। अब ऐसे केस में मेरे पास 2 तरह की कॉस्ट लग सकती है, एक इंटरनल फेलियर कॉस्ट और एक एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट।
इंटरनल फेलियर कॉस्ट है कि मैंने प्रोडक्ट तो बनाया लेकिन मैंने अभी तक उसको शिप नहीं किया, मैंने उसको अभी तक ना वो मार्केट में ना लॉन्च नहीं किया। मेरी हर चीज़ तैयार है। मैंने एक फ़ोन था, ठीक है, मैंने वो फ़ोन बना लिया, हर चीज़ मैंने कहा था वो फ़ोन वॉइस से काम करेगा। अगर आप उस फ़ोन को कह रहे हो ना कि टर्न ऑन दी फ़ोन, ठीक है, तो वो कहेगा पासवर्ड प्लीज़, और आप उसको पासवर्ड बता रहे दैट हियर इज़ माय पासवर्ड, वो कहेगा ओके वेलकम। अब मैंने कहा कि मेरा फ़ोन ये सब करेगा, ठीक है, सारा काम हो गया। अब एंड पे आके ना मेरा प्रोडक्ट फेल हो गया। उसने वो काम ही नहीं किया जो कि मैंने सोचा था या जो मेरी रिक्वायरमेंट्स में था। लेकिन अभी मैंने उसको मार्केट में लॉन्च नहीं किया हुआ, तो जो कॉस्ट मुझे नुकसान झेलना पड़ेगा इस केस में, वो होगी मेरी इंटरनल फेलियर कॉस्ट। नुकसान तो मुझे बहुत होगा लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा कि मेरी रेपुटेशन बच जाएगी मार्केट में। क्योंकि अगर मैं मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च कर देती तो मेरी अच्छी खासी ऑर्गेनाइजेशन की और मेरी रेपुटेशन ख़राब हो जाती। तो जो ये कॉस्ट आपको फेस करनी पड़ेगी ये होगी आपकी इंटरनल फेलियर कॉस्ट। तो इसमें स्क्रैप आ सकता है, आपको फिर से रीवर्क करना पड़ सकता है, या हो सकता है कि छोटा मोटा रिपेयर करना पड़े, आपको टेस्ट करना पड़े, प्रोडक्ट रिजेक्ट करके कोई नया प्रोडक्ट डिफाइन करना पड़े। लेकिन जो एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट होती है ना, वो ये होती है कि प्रोडक्ट तो फेल हुआ और वो पता आपको चला कि जब आपने मार्केट में वो लॉन्च कर दिया था। जैसे पहले एग्जांपल है, मैंने फ़ोन के बारे में आपको बताया, मैंने कहा था कि वो वॉइस ओवर फ़ोन होगा, मतलब वॉइस से कंट्रोल होने वाला फ़ोन होगा, और मार्केट में मैंने लॉन्च भी कर दिया, लेकिन उसने सही काम ही नहीं किया, मेरा तो प्रोडक्ट फेल हो गया। मुझे लोगों ने कहा आपने तो ये कहा था, ये तो कर ही नहीं रहा, ऐसा हम बोलते रह जाते हैं, वो खोलता ही नहीं है हमारे फ़ोन को, सही से परफॉर्मेंस ही नहीं देता। अब क्या होगा? अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन की जो रेपुटेशन है वो दाव पे लग जाएगी। यहाँ पर आप के ऊपर केसेस भी किए जा सकते हैं, क्योंकि फ़ोन है फ्री तो लोगों ने ख़रीदा नहीं है, पैसे दिए हैं, भारी नुकसान फेस करना पड़ता है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में, तो इससे बचना चाहिए। यहाँ पर आपके पास हेल्पलाइन सपोर्ट या इस तरह के, मतलब आपके पास एंड पे ना ये लुटिया डुबोने वाला काम होता है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। तो यहाँ पे आपके पास दो टर्म्स आती हैं, एक टेंजिबल कॉस्ट और एक इनटेंजिबल कॉस्ट। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट यूजुअली गिव राइज टू अनदर इनटेंजिबल कॉस्ट। इनटेंजिबल जिसको आप हाथ नहीं लगा सकते, रेपुटेशन है, आप उसे छू नहीं सकते, लेकिन अगर उसको नुकसान पहुंचे तो आपको भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। तो वो कीमत जिसे आप छू नहीं सकते, कि आपका नाम खराब हो गया, एक ब्रांड है, ठीक है, तो बोझा है, हश पपी है, या जूतों के ऐसे ब्रांड है, तो अब इनका नाम है, आप इस नाम को टच नहीं कर सकते, इनटेंजिबल है, लेकिन वो कॉस्ट प्रोड्यूस करते हैं ना एक नाम से। आप नाम देख के जूता ले लेते हो, अच्छा ये बोरचा का है, ठीक है ले लो, बाटा है, ठीक है ले लो, तो ये इनटेंजिबल कॉस्ट प्रोड्यूस करते हैं, इनटेंजिबल कॉस्ट प्रोड्यूस करते हैं। एंड दिस इनटेंजिबल कॉस्ट, हिडन कॉस्ट दैट इन्वॉल्व द कंपनी इमेज, ठीक है, इसमें कंपनी की इमेज होती है, और ये टेंजिबल कॉस्ट से 3 से 4 गुना ज़्यादा नुकसान दे सकती हैं। टेंजिबल कॉस्ट में आप ये कह सकते हो कि आपके पैसे गुम गए, आपको नुकसान हो गया, ठीक है, कॉमन एग्जांपल दे रही हूँ, इसको सॉफ्टवेयर टर्म में नहीं लो, आपके पैसे चोरी हो गई, ये आपकी टेंजिबल कॉस्ट है, ठीक है, आपको ऐसा नुकसान हुआ जिसने, आपके पैसे थे, आप उन्हें टच कर सकते थे, यूज़ कर सकते थे, ठीक है, तो वो तो चले गए, पैसा था, हाथ की मैल थी, फिर वापस आ सकता था। लेकिन जो इनटेंजिबल कॉस्ट होती है वो आपकी कंपनी का नाम होता है, और अगर वो ब्रांड का नाम, कंपनी का नाम खराब हो जाए, इसका मतलब अच्छी खासी कॉस्ट लग गई, आपको फिर से सब कुछ करना पड़ता है, शुरू से सब बनाना पड़ता है अपनी कंपनी का नाम बनाने के लिए। मिसिंग अ डेडलाइन, ठीक है, तो लॉस्ट सेल्स अराइजिंग फ्रॉम अ रेपुटेशन फॉर पुअर क्वालिटी और क्वालिटी प्रॉब्लम कैन बी इंटेंजिबल कॉस्ट। इस सब को बताने का आपको मकसद ये है कि अगर आप क्वालिटी इंजीनियरिंग के मेथड्स को यूज़ करते हो ना, तो ये चीज़ें झेलनी नहीं पड़ती, क्योंकि आप शुरू में ही इन सब चीज़ों को फेस कर लेते हो। Cost of good quality. So the first two categories of cost are associated with putting system and process in the place to reduce the likelihood of the failure. ठीक है, आपके पास cost of poor quality में internal और external, और cost of good quality में appraisal और prevention। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो prevention और appraisal है उनमें आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगानी पड़ती, ना आपकी कंपनी की रेपुटेशन को कोई नुकसान होता है, लेकिन जो इंटरनल और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है ना, उसमें बहुत अच्छा खासा मतलब आपको लग सकता है। पैसों का हिसाब आप यहाँ से लगा लो कि अगर प्रिवेंशन कॉस्ट है तो वहाँ आपको $1 लग रहा है, करेक्शन पे आ रहे हो तो 10,
और अगर फेल हो गया तो $100 तक आपकी बात जा सकती है। ये वैसे ही एक आपके पास पिरामिड है, आपको उस पिरामिड को फॉलो करना होता है कि 1, 10 और 100। ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। टेंजिबल और इनटेंजिबल कॉस्ट का मैंने आपको अभी शुरू में बता दिया क्या होती हैं, किससे होती हैं। फिर भी मैं आपसे ये स्लाइड्स जो है वो शेयर कर दूंगी इन केस अगर आपको इसमें कोई इशू हो, देन यू आर वेरी फ्री टू आस्क। सो watch this video, like it, share it, comment it, and do not forget to subscribe my channel.